निफ्टी पर खास तौर पर थोड़ी देर पहले हम इंतजार कर रहे थे कि रिकवर होगा, अब 250 पॉइंट नीचे हो चुका है। तो 250 पॉइंट की गिरावट देखिए बैंक निफ्टी में। तो आज बैंकिंग ही वो पॉकेट है जो दरअसल बाजार पर दबाव बना रही है, और सेंसेक्स भी देखिए लाल निशान में फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है। मिड कैप्स भी ऊपरी स्तरों से देखिए इस समय तेजी से नीचे की तरफ फिसल रहे हैं, तो मिड कैप्स में प्रेशर है। बैंक निफ्टी, दीवान साहब ये हुआ क्या है, बैंकिंग स्टॉक्स को अचानक ये वायरल हो गया है? पहले तो ठीक ठाक प्रदर्शन दिखा रहे थे, लेकिन क्या क्या रीजन है आपके लिहाज से, बैंकिंग में इतनी नर्वसनेस क्यों? हेमंत देखिए, जो जब इतनी तेज रफ्तार से जब चीजें भागी, और हमने उस दिन डिस्कस भी किया था कि हर एक बड़ी बैंक प्राइवेट क्षेत्र में पैसे जुटाने में लगी हुई है, इस उम्मीद से, इस डर से, इस संदेह से कि आगे चल के तकलीफ बढ़ सकती है। और अगर आप कैपिटलाइज अपने आप को कर रहे हैं, गन पाउडर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई के आसार आपको दिख रहे हैं। अब वो जो लड़ाई है वो मॉरेटोरियम को लेके फिसलने की बात है, वहां आ सकती है। हो सकता है अगर मॉरेटोरियम एनपीए की जो रिलेशनशिप है उस संधि में ना कुछ आए, लेकिन कहीं और से आपको डैमेज दिखे। तो मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कॉशन के हिसाब से आ रहा है। कोई भी बड़ी बैंकों में कोई ऐसी खराबी हो ऐसा अंदेशा तो परफॉर्मेंस में ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज ये देखिए कि ग्लोबल संकेत जो आ रहे हैं, वो थोड़े से अनसर्टन होने की वजह से जो हेवी वेटेड बैंक्स हैं जहां पे बढ़त अच्छी खासी आई है, वहीं थोड़ा न्यूज फ्लो भी खराब है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक और इन सबको लेके। बट आई डोंट थिंक फंडामेंटली कोई बहुत बड़ा चेंज अभी तक ऐसा आया है कि बैंकिंग री रेट डाउनवर्ड्स होना शुरू हो जाए, उसको अभी कोई ऐसी कोई इंडिकेशन तो नहीं है। तो ये रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। और सेक्टर रोटेशन देखिए आप, बैंकिंग को छोड़ के बाकी के सेक्टर जो नए उभरते हुए दिख रहे हैं, ऑटो एंसिलरी देखिए, हमने बात भी की थी इस चीज की, फार्मा एफएमसीजी वापस मजबूती की तरफ एक दौर शुरू हो रहा है। आपके कैपिटल गुड्स में पावर सेक्टर देखिए आप, जिस हिसाब से आज एनटीपीसी और ये सबने अपना श्रेय बढ़ाया। तो आई थिंक सेक्टर रोटेशन का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि मार्केट पीक जब नए पीक्स बनाना शुरू करता है तो बारी बारी हर एक सेक्टर को उसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। सो अभी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आ गए हैं, आपके जो ओपनर्स थे उन्होंने थोड़ा सा साइड में बैठ गए, तो मिडिल ऑर्डर को अब बैटिंग करनी पड़ेगी। बहुत ही बारीकी से बाजार पर नजर रखते हैं। दीवान साहब, स्वागत है आपका। बताइए, इस खबर को मद्देनजर रखते हुए किस हिसाब से आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन दिखता है फंडामेंटली? रॉय साहब की खबर यह है कि 40 से 50% आपको एक डिस्काउंट मिलता हुआ दिखेगा लीज रेंटल्स पर, जो कि ओवरशैडो कर रहे थे स्टॉक्स को कुछ समय से। नहीं, बिल्कुल शैल जी। सो एज ए डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा कि मेरी इसमें पोजीशन है, मुझे इस स्टॉक में डेफिनेटली इंटरेस्ट भी है, तो उस हिसाब से मेरा व्यू बायस हो सकता है। बट फंडामेंटली अगर मैं ऑब्जेक्टिवली इसको इवैल्यूएट करूं तो एक बहुत सिंपल चीज कहना चाहूंगा कि जो रिजल्ट के दिन 70-80 रुपए की गिरावट इसमें आई, उसके पीछे जो इशू था, जो मुद्दा था, वो ये था कि रेलवे मंत्रालय ने 777 करोड़ की मांग की, उसके सामने कॉनकॉर की पीएनएल पे 170 करोड़ एलोकेट हुए थे, लेकिन कॉनकॉर की मैनेजमेंट ने ये एडमिट किया कि हाँ, इसका रिकैलकुलेशन हो सकता है, हम लोग 400-450 करोड़ के अनुमान लगा रहे हैं कि हमको देना पड़ेगा, ये एलएलएफ का जो मामला है उसमें। तो ये अगर उनको 450 करोड़ देना है और रेलवे का 750-800 करोड़ के बीच का आंकड़ा है और कहीं ना कहीं राहत मिलती है, तो ये जो नुकसान हम लोग देख रहे थे जो स्टॉक पे दिखा है, जो ईपीएस रिडक्शन के हिसाब से, वो थोड़ा सा ओवर रिएक्शन जैसा था, क्योंकि उम्मीद नहीं थी और आउट ऑफ द ब्लू, जिसको हम कहते हैं कि अचानक से ये एक तलवार लटकती हुई आ गई कंपनी के सिर पे और वहां पे दिक्कतें हुई। और मैं ये ध्यान आपका इस पे वो गौर करना चाहूंगा कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ समय पहले, 1.5 साल पहले, आपको ख्याल हो तो एक सरकारी फॉर्मूला आया कि अब आप जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सरकार की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहां पे सिर्फ एक फिक्स मार्जिन लेंगे और आप अपने मार्जिन जो है वो मार्केट मार्जिन को नहीं फॉलो करेंगे। तो वहां पे भी एक बहुत बड़ी मार पड़ी थी, लेकिन स्टॉक आप देखिए कैसे रिकवर हुए, क्योंकि जो अंडरलाइंग बिजनेस है, और ये तो विनिवेश का एक सबसे प्राइम कैंडिडेट है, नवरत्न है, और अच्छा खासा इसमें भाव मिलने की उम्मीद के हिसाब से सरकार इसको बेचने की बात कर रही थी। तो आई थिंक ये एसेट जो है वो बहुत मजबूत है, इसको बनाना भी बहुत टफ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब गिरावट जो है ये परमानेंट रह सकती है। इसमें अटकलें जरूर लगी, लेकिन कहीं ना कहीं सुलह आएगी, सोल्यूशन निकलेगा और
गाड़ी आगे बढ़ेगी और जिस दिन वो होगा उस दिन आपको ये वापस अपनी वैल्यू इसकी जो है अनलॉक होते हुए दिखेगी। तो मुझे तो लगता है बहुत बढ़िया, और मैंने करीब 1.5-2 हफ्ते पहले इसका जिक्र भी किया था रिजल्ट से पहले ऑफकोर्स, कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस में रखा जा सकता है अपने पोर्टफोलियो में, और अभी भी मेरी राय कायम है कि इसको आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखिए। इस टाइप के एसेट आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे और आज एक डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यूज फ्लो। बिल्कुल। निफ्टी शेयर का अंतरिम डिविडेंड फिगर कैसा लग रहा है आपको? हेमंत, इसमें खास जो क्वालिफाइंग वर्ड है वो अंतरिम वाला है। अंतरिम मतलब ये अभी तक फाइनल नहीं है, ये शुरुआत है इस साल की। और आप ये देखिए कि इस कंपनी को ऑलरेडी इसने जो कामकाज किया है, एक्सपैंड किया है, प्लान्स जो बनाए हुए हैं, उसमें कहीं भी केपेक्स ज्यादा लगने की कहीं उम्मीद ऐसी नहीं है या कोई प्लान नहीं है, विच मीन्स कि जो भी कैश जनरेट होगा वो आएगा। ब्रिटानिया का डिविडेंड बीबीटीसी की आय होती है, तो वो नेचुरली आपको सबसे बड़ा होल्डिंग कंपनी में जो इनफ्लो है वो डिविडेंड से आता है। अगर ब्रिटानिया की बैलेंस शीट पे ही अगर प्रॉफिट आता रहे तो वो होल्डिंग कंपनी में आते आते थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन जो डिविडेंड है वो पूरा 100% आपको इसमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि होल्डिंग कंपनी के लिए ये खुशहाली वाले दिन तभी आते हैं जब उनके अंडरलाइंग कंपनीज डिविडेंड देती है, राइट। सो ये जरिया है कि उस बैलेंस शीट से इस बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट होना, और ये ब्रिटानिया के यहाँ से तो पैसा चला जाएगा, फाइनली रेस्ट होगा बीबीटीसी के पास और उनके शेयर धारकों को फाइनली कहीं ना कहीं मिलेगा, जिस फॉर्म में मिलेगा, डिविडेंड में या नेटवर्थ में। एक चीज कहना चाहूंगा कि एफएमसीजी की जो चाल है और कंजम्पशन का जो थीम है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं, 5 दिन बाद मिल रहे हैं, इसलिए जो इस दरमियान जो रिजल्ट्स है उसमें भी आप देखिए कहीं ना कहीं आपको कंजम्पशन पे प्रभाव पॉजिटिव जो पड़ा है लॉकडाउन खुलने का, वो और ज्यादा प्रोमिनेंटली अब उसमें एग्जैजरेटेड फॉर्म में दिखना शुरू है। बर्जर पेंट्स के नंबर्स को देखें और एशियन पेंट्स भी मुझे लगता है जैसे जिस हिसाब से बड़ा हुआ है, वैल्यूएशन रिच है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी जो ग्रोथ दिख रहा है उस लिहाज से ये सब टॉप लाइन जो कंजम्पशन नाम है, ब्रिटानिया, नेस्ले, एशियन पेंट्स, ये सभी में बहुत अच्छा खासा आपको इस टाइप का प्ले दिखेगा। तो इसको छोड़िए मत। पोर्टफोलियो पिक क्यों होती है? इसीलिए होती है, नॉट फॉर अ ट्रेडिंग बेट बट फॉर अ पोर्टफोलियो पिक। 83 रुपीज आ बैक और ये इंटरिम है, फाइनल आते आते हो सकता है आपको 150 रुपए वापस आ जाए। में दीवान साहब, आपकी फेवरेट कौन सी है? आईजीएल पर भी राय दीजिए प्लीज। हेमंत, आईजीएल मतलब देखिए ऐसा है कि इस टाइप के बिजनेसेस फिर से बनाना या किसी को आज आके शुरुआत करनी अगर हो तो कम से कम 8-10 साल लगने हैं। इवन अगर आपके पास कैपिटल हो तो कई चीजों में समय लगता है पैसे होने के बावजूद। अब इस टाइप के जो बिजनेसेस, एन्युटी बिजनेसेस होते हैं जिसमें अच्छा खासा एक्सपेंशन होके डिप्रिसिएशन ले लिया, मिल गया सब कुछ, अब सिर्फ कैश फ्लोज जो है वो आपके पॉजिटिवली आते जाते हैं मेंटेन करने। ये करीब 530-535 के हाई से आपको ये नीचे के लेवल्स पे आज मिल रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन में उम्मीद ये थी कि दिल्ली के क्षेत्र में जो नॉर्थ इंडिया और एनसीआर वाले एरिया में जहां पे ये लोग ज्यादा एक्टिव हैं, वहां ये इनका थोड़ा सा कारोबार उस पर असर पड़ी है। तो अब वापस जब लॉकडाउन हट रहा है तो सक्रिय होंगे और कामकाज बढ़ेगा, तो ये वापस उस लेवल तक आने की पूरी उम्मीद तो आपको बनी जाएगी, क्योंकि वैल्यूएशन तब भी स्ट्रेच नहीं थे। और जो इन्होंने डी बॉटलनेकिंग का काम इस लॉकडाउन में किया, मैं समझा रहा था, ये आपको याद हो तो 2 महीने पहले, कि ये बंद होने की वजह से जो रिपेयर और मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम है वो बहुत ही बेखूबी से एमजीएल और आईजीएल को मौका लगा। जो हफ्ते में काम होता था वो 7-8 घंटे में हो गया, क्योंकि आपको कोई ट्रैफिक रोकना नहीं है, कहीं डिगिंग करनी है, ट्रेंचेस बनानी है, कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती। तो ये जो एफिशिएंसी और सहजता से काम हुआ है उसका असर अब आपको अगले 2-3-4 क्वार्टर में दिखेगा। तो ये तो जैसे आपने कहा पोर्टफोलियो के लिए चीज है, इसको ट्रेडर्स के लिए इसमें एक्साइटमेंट शायद ना हो, राजेश के टारगेट जो है वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस जो मैं समझा रहा हूं 535 का इसका हाई, 534-35 का 52 वीक हाई जो था जनवरी का, उसको पार करेगा, कब करेगा, उस पे फायदा आप देखिए कितना है। तो यहाँ 400 के लेवल से अच्छा खासा है, ये 30-40% की अपसाइड की बात हम लोग कर रहे हैं और वो बिल्कुल हासिल हो सकती है, कोई डाउट नहीं है इसमें। पिछले क्वार्टर के नंबर्स वॉश आउट रहे, जाहिर सी बात है, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे करके होप ये हो रही है कि नंबर्स बेटर आएंगे। आपका टिप्पणी इस सेक्टर के ऊपर? नहीं हेमंत, बिल्कुल, हमने आपको ख्याल हो तो लास्ट वीक मेट्रोपोलिस के नंबर आने के बाद चर्चा की थी। नंबर्स मंगलवार को आए, हमने बुधवार को सुबह डिस्कस किया कि ये थोड़ा शायद वीक खुलेगा,
उस मायूसी मत उस पे होने दीजिए, क्योंकि वॉश आउट इसलिए था कि लॉकडाउन में प्राइवेट लैब्स को लॉकडाउन के सेकेंड हाफ में ही वो किया गया था, इनको परमिशन मिली थी कि ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। अब जो चीज होगी वो ये होगी कि अनलॉक जैसे जैसे एस्टैब्लिश होता जाएगा और बाकी स्टेट्स में फैलता जाएगा, मतलब एक्सेप्ट होता जाएगा, जब कारोबार शुरू होगा, लोगों का यातायात शुरू होगा, तब आपको टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाएगा। तो कई जगह तो रेगुलेशन है, अगर आपको फॉर एग्जांपल फ्लाइट लेनी हो बाहर की, तो पहले आपको एक टेस्ट कराना पड़ता है और नेगेटिव हो ये प्रूव करना पड़ता है। तो आप देखिए जो कैचअप प्ले होगा इसके अंदर, जो काम नहीं हुआ है वो आपको बहुत खुल के इसमें होगा, और इसमें किसी को भी लैब को कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी के अलावा कुछ करने की जरूरत है नहीं। पेशेंट अपने आप ही आने हैं, या ये ऑर्डर्स या कॉल्स, इनको इंक्वायरी अपने आप ही जनरेट होनी है, तो कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है, लेकिन आपकी यूटिलाइजेशन जो है लैब्स की और इक्विपमेंट की और फैसिलिटीज की, वो बहुत उम्दा हो सकती है। सो आई थिंक उस लिहाज से देखें, मेट्रोपोलिस में अभी भी जान है, चला नहीं है। थायरोकेयर तो आज चला दिया हमने, 20% अगर हो जाता है तो उसमें जाके थोड़ी सी कम बचेगी, बट आई थिंक मेट्रो जहां पे एरियाज में जहां पे प्रेजेंस है मेट्रोपोलिस की, वहां पे जो ये इसका प्रचलन है ये पहले हो जाएगा। तो आई थिंक दैट विल आल्सो प्ले कैच अप, उसमें अभी भी आपको थोड़ी जगह मिल जाएगी। रेट्स क्या है ये आईटी पैक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए? आईटी में सी री रेटिंग जो शुरुआत लार्ज कैप से हुई थी वो जारी है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आया, उसमें स्टैंड चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब होगा ये कि जैसे जैसे हमने कहा था, जैसे क्वालिटी मिड कैप आईटी से पहले परफॉर्म किया, जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो सब में एक चाल दिखी। अब आपको सिलेक्टिव बेसिस पे वहां इंप्रूवमेंट दिख सकेगा जहां पे क्लाइंट रिलेशनशिप एक्सपैंड मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है और बिजनेस एक्सपैंड किया जा सकता है। जैसे अभी यतिन ने माइंड ट्री का नाम लिया, माइंड ट्री इतना चला नहीं है लेकिन सब कुछ सेलियंस उसमें। लॉन्ग टर्म बेसिस पे मुझे लगता है एल&टी इन्फोटेक करके जो इस समूह की, अब माइंड ट्री भी उसी ग्रुप की ओनरशिप का है, वहां अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया क्वाइटली ग्रेजुअली उन्होंने काम किया। ये वैसा वाला शेयर है जो हमने टाटा एलेक्सी की बात की थी 900 के करीब, आज देखिए वो 1000 पार कर गया, 1025-26 जो चल रहा है जहां भी है। आपको कम समय में एक री रेटिंग की शुरुआत या अंदेशा मिलना शुरू हो गया है। ये चीज अब आपको एल&टी इन्फोटेक में भी नजर आएगी। उसकी परफॉर्मेंस की नॉर्मली चर्चा इसलिए नहीं होती कि वो थोड़ा सा हिस्ट्री उसकी कम है। इन्फोसिस, टीसीएस, माइंड ट्री, एचसीएल टेक की हिस्ट्री बहुत लंबी होने की वजह से फेमिलियरिटी बहुत है, बट आई थिंक एल&टी इन्फोटेक could probably be a surprise out performer। और अगर आप एल&टी, माइंड ट्री, एल&टी इन्फोटेक, माइंड ट्री दोनों पे ही बुलिश हैं तो आप एल&टी का शेयर ले सकते हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आपको वो सारा वेग मिलेगा, जो हेडविंड्स जो आगे चल के इंप्रूवमेंट दिख रही है, और ये भी आपको आईटी का जो प्ले है उसको भी आप दोनों को ओनरशिप जो है वो एस्टैब्लिश कर सकेंगे। सो आई वुड रादर डू दैट। लेकिन अगर प्योर आईटी प्ले के कुछ लेके रखना हो तो आई थिंक एल&टी इन्फोटेक इज अ सीरियस पोटेंशियल आउट परफॉर्मर। ठीक बात। कौन सा स्टॉक आपको पसंद है इस सेक्टर में से? मैं ये कह रहा था जी, तो जो आपने जो स्टॉक की बात की, चर्चा की, मैन इंफ्रा, उसी के बारे में ये कहना चाह रहा था कि कुछ समय पहले, करीब 1-1.5 साल की अगर आप अवधि में देखें, और जो कॉर्पोरेट एक्शन जो ट्रेड्स डिस्क्लोज हुए उसमें प्रमोटर ने खुद इस कंपनी में बाइंग करी है बिटवीन 38 to 45 रुपीज के जोन में। आज ये शेयर उससे कई नीचे आपको मिल रहा है, और वो ये चीज बताती है कि ये कंपनी के पास जो एसेट हैं, जो खास करके बॉम्बे के मार्केट में अगर आप देखें, और जिस टाइप का रिस्पांस इनको मिलता है जब भी इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो इस कंपनी में कभी भी कोई ग्रोथ का इशू नहीं आया। ये थोड़ा गो स्लो मोड में इसलिए है कि डिमांड थोड़ी सी घटी हुई थी, बट अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे जैसे और एस्टैब्लिश होगा, एक्सेप्ट होगा, आपको इसमें बहुत इंप्रूवमेंट होते हुए जरूर दिखेगा। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर इस सेक्टर को प्ले करना है, सबसे सेफ और इमीडिएट इंपैक्ट जो है वो सीमेंट वाला प्ले होता है, क्योंकि हाउसिंग इज अब क्लोज टू 42%, 43% ऑफ ओवरऑल सीमेंट कंजम्पशन, और आज हाउसिंग डाउन है, और अगर वो डाउन है तो आपका सीमेंट फिर भी, लेकिन सीमेंट आपका सेल्स जो है वो इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। तो दो चीज होंगी, जैसे ही सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ावा देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पे बढ़ावा देगी, और अफोर्डेबल हाउसिंग भी साथ साथ बढ़ेगा, तो एक चीज जो तीनों क्षेत्र में जो कॉमन यूज होती है या जिसका
चलन ज्यादा होगा वो है सीमेंट। तो आई डोंट थिंक सीमेंट हैज एनी जिसको कहते हैं नेगेटिविटी इन्वॉल्व। प्राइसेस थोड़े से जो टॉप लाइन कंपनीज है उनके बढ़े हुए जरूर लगेंगे, बट आप कोई भी सीमेंट कंपनी अच्छी जो है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जहां ठीक ठाक है, बैलेंस शीट का हुलिया कोई खराब नहीं है, अगर वो लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो आई थिंक इस सेक्टर को प्ले करने का एक बहुत अच्छा तरीका, सेफ्टी वाला तरीका वहां से मिल सकता है, और उसमें आपके पास चॉइस बहुत है। आई एम श्योर आपको भी सीमेंट सेक्टर आपने भी कई बार डिस्कस किया है, लेकिन वहां पे सेफ अगर खेलना हो तो आपके पास अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, इस टाइप के प्लेस जो हैं उसमें आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं।